दोस्तों, हाउ आर यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ राजस्थान जी के भाई मौसम सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने राजस्थान की जलवायु का पहला पार्ट पढ़ा था। आज हम राजस्थान की जलवायु का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। देखो, हमने जलवायु के आधार पर वर्ष को मुख्यतः 3 ऋतुओं में बांटा था। सबसे पहली ऋतु हम पढ़ चुके हैं ग्रीष्म ऋतु। नंबर सेकंड में आपसे बात कर रहा हूँ वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। देखो, वर्षा ऋतु की जब हम बात करते हैं तो मुख्यतः मध्य जून से लेकर के सितंबर तक का जो समय है वो वर्षा ऋतु के अंतर्गत आता है। मुख्यतः जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 4 महीने वर्षा ऋतु के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आम बोलचाल की भाषा में वर्षा ऋतु को बोल देते हैं हम चौमासा। दोस्तों, राजस्थान में वर्षा अगर देखी जाए, राजस्थान में मुख्यतः हम 3 प्रकार की वर्षा देखते हैं। एक वर्षा को बोलते हैं मावठ, दूसरी वर्षा हम पढ़ेंगे कौन सी? डोंगड़ा, और तीसरी वर्षा जिसको हम बोलते हैं मानसून कालीन वर्षा। 3 प्रकार की वर्षा हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली जो वर्षा है वो मावठ है, दूसरी डोंगड़ा और तीसरा मानसून कालीन वर्षा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि मावठ क्या है। देखो दोस्तों, हम जानते हैं राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा, यह हम बोल देते हैं कैस्पियन सागरीय या भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है, जो मुख्यतः शीतकाल में मतलब जनवरी फरवरी में होती है। देखो, इस वर्षा को हम पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा, कैस्पियन सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा या भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्यों कहते हैं? देखो, हम जानते हैं ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। यहां है हमारा देश भारत और यहां है कौन? राजस्थान। देखो, हम जानते हैं यहां से गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा, और यहां से गुजरती है कौन सी रेखा? मकर रेखा। दोस्तों, हम जानते हैं शीतकाल के दौरान सूर्य के दक्षिणायन मतलब दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकने के कारण यहां टेम्परेचर जो है वो होता है मैक्सिमम और प्रेशर क्या होता है? मिनिमम। उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में यहां टेम्परेचर होगा क्या? मिनिमम, और प्रेशर होगा क्या? मैक्सिमम। पवनें उत्तरी गोलार्ध से कहां चलेंगी? दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलेंगी। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, पवनें उत्तरी गोलार्ध से कहां चलेंगी? दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलेंगी। जैसे जैसे हम दोस्तों जानते हैं, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर निश्चित रूप से टेम्परेचर में क्या होगी? वृद्धि होगी। बजाय अब हम यहाँ राजस्थान या इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में यहाँ राजस्थान है। राजस्थान में बजाय उत्तरी ध्रुव के टेम्परेचर जो है थोड़ा क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि राजस्थान जो है वो भूमध्य रेखा के या इंडिया जो है भूमध्य रेखा के निकट है, और प्रेशर क्या होगा? मिनिमम होगा। हम जानते हैं पवनें उच्च वायुदाब से कहां चलती हैं? न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलती हैं या भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। लेकिन हम एक नियम पढ़ते हैं, फेरल का नियम। कौन सा नियम? साथ में हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए इन पवनों की डायरेक्शन जो है आगे चलकर सीधा ना रहकर क्या हो जाती है? उत्तरी पश्चिमी दिशा से दक्षिणी पूर्वी दिशा में हो जाती है। इस प्रकार से पवनें आती हैं, और ये पवनें बजाय सीधा ना चलकर भूमध्य रेखा की ओर आने पर इनकी डायरेक्शन उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। उत्तर पश्चिम से इस डायरेक्शन में, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हो जाती है। हम जानते हैं फेरल के नियम अनुसार, साथ में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए इन पवनों की डायरेक्शन जो है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाती है। और राजस्थान में यहां हम जानते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में जिला स्थित है श्री गंगानगर। ये श्री गंगानगर है, उसके पास बीकानेर है। साथ में यहाँ अगर एक और स्टेट की बात की जाए तो यहाँ पंजाब स्टेट है। निश्चित रूप से ये पवनें जो है श्री गंगानगर से एंट्री करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शीतकाल के दौरान ये जो पवनें हैं मोस्टली, देश की बात की जाए तो ये पंजाब से एंट्री करती हैं, राजस्थान की बात की जाए तो ये
श्रीगंगानगर से एंट्री करती है, इसलिए इनको बोल देते हैं हम पश्चिमी विक्षोभ। दूसरी हम बात करते हैं कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर। दोस्तों यहाँ रास्ते में इन पवनों के संपर्क में दो सागर आते हैं, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर। कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर के संपर्क में आने से इन पवनों में आर्द्रता या नमी आ जाती है, और इस नमी के ठंडी पवनों के संपर्क में आने से ये संघनित होकर के क्या कर देती हैं, वर्षा कर देती हैं। इसलिए इस वर्षा को हम ये भी बोल देते हैं कि कैस्पियन सागरीय चक्रवात या भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा है। ओवरऑल हम कह सकते हैं राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागरीय या भूमध्य सागरीय चक्रवातों से शीतकाल मतलब जनवरी फरवरी में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान में सबसे ज्यादा और सर्वाधिक या सबसे पहले जो मावट होती है वो श्रीगंगानगर में होती है। देश में सर्वाधिक और सबसे पहले जो मावट होती है वो पंजाब में होती है। देखो मावट जो है वो रबी की फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, इसलिए इसे स्वर्णिम वर्षा या गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी स्वर्णिम वर्षा या गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रबी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हम जानते हैं राजस्थान में सर्वाधिक अन्न का उत्पादन कहाँ होता है, श्रीगंगानगर में होता है। सर्वाधिक अनाज का उत्पादन श्रीगंगानगर में होता है। श्रीगंगानगर को अनाज का कटोरा कहा जाता है। उसका बड़ा जो रीजन है वो ये है कि शीतकाल के दौरान यहाँ रबी की फसल के लिए स्वर्णिम वर्षा माने जाने वाली मावट सबसे ज्यादा हो जाती है। तो ये तो हुई मावट की बात। नेक्स्ट अगली वर्षा के बारे में आपसे बात करते हैं। अगली वर्षा है दोंगड़ा। राजस्थान में मानसून के आगमन से पूर्व होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है, दोंगड़ा कहा जाता है। और चूंकि मानसून का आगमन मध्य जून में होता है, तो उसके आगमन से पहले मतलब मई में होने वाली वर्षा को लगभग क्या कहा जाता है, दोंगड़ा कहा जाता है। तीसरा और महत्वपूर्ण सेक्शन है मानसून कालीन वर्षा। दोस्तों हम जानते हैं ये हमारा देश है इंडिया, यहाँ स्थित है हमारा राज्य राजस्थान। ये कौन सी रेखा है, ये भूमध्य रेखा है और ये मकर रेखा। हम जानते हैं जून माह में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम, और प्रेशर क्या होगा, मिनिमम। क्योंकि जून माह में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य टेम्परेचर ज्यादा होता है सूर्य के सीधा चमकने के कारण, तो दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम। हम जानते हैं पवनें जो है उच्च वायुदाब से कहाँ चलती हैं, निम्न वायुदाब की ओर चलती है। मतलब दक्षिणी गोलार्ध से पवनें कहाँ चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध की ओर चलती हैं। दोस्तों यहाँ हम जानते हैं एक नियम पढ़ते हैं फेरल का नियम, या हम ये भी कह सकते हैं साथ के साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से कहाँ, पूर्वी डायरेक्शन में या पश्चिम से पूर्व को क्या करती है, घूमती है। ऐसी परिस्थिति में इन पवनों की डायरेक्शन सीधा ना रहकर ये पवनें कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाती हैं, इस डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। देखो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। हम जानते हैं इंडिया में ये पवनें जो हैं दक्षिणी पश्चिमी डायरेक्शन से क्या करती हैं, एंट्री करती हैं। यहाँ एक सागर है अरब सागर, और यहाँ एक खाड़ी है, कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। देखो यहाँ हम देखते हैं इंडिया में एक राज्य है केरल, और यहाँ एक राज्य है कौन, तमिलनाडु। देखो ये जो दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली मानसूनी पवनें जो है इंडिया में दक्षिणी पश्चिमी डायरेक्शन से एंट्री करती है, इसलिए इस मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। ये मानसूनी पवनें सबसे पहले केरल के मालाबार तट से टकराती हैं, या हम कहते हैं यहाँ टकराती हैं, इसलिए देश में सबसे पहले मानसून का आगमन माना जाता है लगभग 1 जून को, कहाँ, केरल में। आगे चलकर ये मानसूनी पवनें दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं। एक पार्ट कहलाता है अरब सागर वाली मानसूनी पवनें, और दूसरा पार्ट कहलाता है बंगाल की खाड़ी वाली मानसूनी पवनें। दोस्तों सबसे पहले मैं अरब सागर वाली मानसूनी पवन की बात करता हूं। ये मानसूनी पवनें जो हैं इस प्रकार से इंडिया में एंट्री करती हैं। इंडिया में यहाँ से एंट्री करने के बाद आगे चलती हैं, आगे चलती हुई फिर यहाँ आता है कौन, राजस्थान। राजस्थान में पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। ये जो अरावली पर्वतमाला है, अरब सागर वाली मानसूनी पवनें राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजर जाती हैं। अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजरने के कारण इन अरब सागर वाली मानसूनी पवनों से राज्य में अत्यधिक वर्षा नहीं होती है। ये पवनें आगे जाकर यहाँ हिमाचल और उत्तराखंड ये जो राज्य हैं, और साथ में कौन सी पर्वतमाला, ये हिमालय पर्वतमाला से टकराकर इन राज्यों में वर्षा कराने में क्या सहायक होती हैं। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी वाली जो मानसूनी पवनें हैं ये यहाँ से आगे चलती हैं, और आगे चलकर यहाँ एक पर्वतमाला है अराकान योमा पर्वतमाला।
हिमालय पर्वतमाला को बर्मा में या म्यांमार कंट्री में क्या बोलते हैं, अराकान योमा पर्वतमाला बोलते हैं। ये पवनें बंगाल की खाड़ी से होती हुई आगे चलकर इस अराकान योमा पर्वतमाला से क्या करती है, टकराती है। टकराने के पश्चात इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, बदल जाती है। डायरेक्शन बदलने के पश्चात ये सबसे पहले उड़ीसा, उसके बाद फिर एक राज्य आता है छत्तीसगढ़, फिर एक राज्य आता है कौन, एमपी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एमपी से होती हुई राजस्थान में यहाँ एक जिला है झालावाड़। राजस्थान में झालावाड़ जिले से क्या करती हैं, एंट्री करती हैं और यहाँ से एंट्री करने के पश्चात आगे चलकर अरावली पर्वतमाला से टकराती हैं और पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राज्य में वर्षा कराने में सहायक है। तो हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून के अरब सागर वाली शाखा राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजरने के कारण अत्यधिक वर्षा कराने में सहायक नहीं होती, जबकि बंगाल की खाड़ी वाली मानसूनी पवनें जो हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से प्रवेश करके अरावली पर्वतमाला से टकराती हैं और पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राज्य में वर्षा कराने में सहायक होती हैं। देखो राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 58 सेंटीमीटर या 29 डेज होती है। आपसे पूछा जाए कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़ है। और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। लगभग 40 डेज यहाँ क्या होती है, वर्षा होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई दूसरा जिला कौन सा है झालावाड़ के बाद, तो दूसरा जिला यहाँ है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में लगभग 90 सेंटीमीटर वर्षा औसत वार्षिक वर्षा होती है या 38 डेज क्या होती है, वर्षा होती है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है, जहां लगभग मात्र 10 सेंटीमीटर या 5 डेज क्या होती है, वर्षा होती है। जैसलमेर के बाद पूछा जाए तो कौन सा जिला है, बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा में लगभग जैसलमेर के बाद पूछा जाए तो दूसरा जिला कौन सा है, बाड़मेर है। बाड़मेर में लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा होती है। लगभग 8 डेज क्या होती है, वर्षा होती है। दोस्तों राजस्थान में वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाले जिले, विषमता का तात्पर्य कभी बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है, जिससे बाड़मेर में कई बार बाढ़ आ जाती है, जैसलमेर में भी कई बार बाढ़ आ जाती है। बाड़मेर में 2006 में कवास क्षेत्र में क्या आई, बाढ़ आई और अक्सर वहां अकाल रहता है, तो कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार और अकाल की स्थिति आ जाती है। तो वर्षा में सर्वाधिक विषमता हुई। सर्वाधिक विषमता वाले जिले क्रम से जैसलमेर और उसके बाद कौन है, बाड़मेर है। दोस्तों देखो हम जानते हैं अक्टूबर नवंबर के पश्चात दोस्तों हम जानते हैं सितंबर के पश्चात मानसूनी पवनें वापस लौटना क्या कर देती हैं, प्रारंभ कर देती हैं। दोस्तों हम जानते हैं सितंबर के पश्चात मानसूनी पवनें वापस लौटना प्रारंभ कर देती हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से ये इंडिया है, यहाँ कौन था, यहाँ राजस्थान था, अरावली पर्वतमाला। हम जानते हैं अक्टूबर नवंबर में सूर्य का दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर क्या हो जाता है, मैक्सिमम, और प्रेशर धीरे धीरे क्या होने लगता है, मिनिमम। बजाय उत्तरी गोलार्ध में चूंकि अक्टूबर नवंबर में यहाँ ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, मिनिमम होता है, प्रेशर धीरे धीरे क्या होने लगता है, मैक्सिमम। पवनें उच्च वायुदाब से कहाँ चलती हैं, निम्न वायुदाब। मतलब पवनें पहले वर्षा ऋतु में पवनें इस डायरेक्शन में चल रही थी, वर्षा ऋतु में पवनें इस डायरेक्शन में चल रही थी। अब पवनें अपनी मूल डायरेक्शन में वापस लौटना क्या कर रही हैं, प्रारंभ कर रही हैं। यही तो कहा था अल मसूदी ने कि ऐसी पवनें जो एक निश्चित समय पश्चात अपनी विपरीत दिशा में वापस लौटना स्टार्ट कर दे, उन पवनों को मानसूनी पवनें कहा जाता है। तो ये पवनें जो है इस प्रकार से यहाँ से वापस लौटना क्या कर देती हैं, स्टार्ट कर देती हैं, वापस लौटती हैं, तो यहाँ आकर के वापस अराकान योमा पर्वतमाला से टकराती हैं। टकराने के पश्चात इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, बदल जाती है, और डायरेक्शन बदलने के बाद यहाँ एक राज्य पड़ता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र से क्या करती हैं, टकराती हैं, बंगाल की खाड़ी से ये जल ले लेती हैं और इस तटीय क्षेत्र में भीषण वर्षा कराने में सहायक है। तो अक्टूबर नवंबर में मानसूनी पवनों का वापस लौटना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इस काल को मानसून प्रत्यावर्तन काल के नाम से जाना जाता है। इस लौटते हुए मानसून से या इस मानसून प्रत्यावर्तन काल में देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु राज्य में होती है। राजस्थान में इस लौटते हुए मानसून से अत्यधिक वर्षा नहीं। दोस्तों इसी संदर्भ में मैं तीसरी ऋतु की आपसे बात करता हूँ। तीसरी ऋतु है शीत ऋतु।
दिसंबर से फरवरी का जो समय है वो शीत ऋतु के अंतर्गत आता है। देखो शीत ऋतु में आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में न्यूनतम तापमान वाला माह कौन सा है, या राजस्थान में सबसे ज्यादा ठंड इस ऋतु में किस माह में पड़ती है, तो हम आंसर देंगे कौन सा माह, जनवरी माह। आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम तापमान वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम तापमान वाला जिला कौन सा है, चूरू है। हम जानते हैं ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान वाला जिला भी चूरू था, और शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान वाला जिला भी कौन सा है, चूरू है, क्योंकि रेतीली मिट्टी ग्रीष्म ऋतु के दौरान बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, टेम्परेचर सर्वाधिक हो जाता है, और शीत ऋतु में रात्रि के समय बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, इसलिए न्यूनतम तापमान वाला जिला भी कौन सा है, चूरू है। न्यूनतम तापमान वाला स्थान आपसे पूछा जाए या सर्वाधिक ठंड वाला स्थान आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, माउंट आबू है। माउंट आबू सिरोही क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने से ठंडा क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं समुद्र तल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। चूंकि 1200 मीटर की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 7 डिग्री जो टेम्परेचर है वो तुलनात्मक रूप से समुद्र तल से इसका क्या होता है, कम होता है, इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा होगा, माउंट आबू होगा। इसे राजस्थान का बर्खोयांस्क भी कहा जाता है, क्योंकि बर्खोयांस्क जो जगह है वो रूस में पड़ती है, साइबेरिया प्रांत में बहुत ज्यादा ठंडी है। उस संदर्भ में माउंट आबू जो है राजस्थान के संदर्भ में बहुत ज्यादा ठंडा है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है राजस्थान का बर्खोयांस्क। दोस्तों वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश, उसके बाद सेकंड बात करते हैं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, थर्ड हम बात करते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, फोर हम बात करते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश, और नंबर लास्ट हम बात करते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। दोस्तों हम जानते हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन हमने पढ़ा था। पहला जो सेक्शन था वो था उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा सेक्शन था अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा सेक्शन है पूर्वी मैदानी भूभाग, और चौथा सेक्शन था दक्षिणी पूर्वी हड़ौती का पठार। इस उत्तरी पश्चिमी रेतीले मैदान को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। नंबर 1 हम कह सकते हैं शुष्क रेतीला मैदान, और नंबर 2 था अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। सबसे पहले हम आपसे बात करें शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश जो है इसका विस्तार जो है कहाँ है, शुष्क रेतीले मैदान में है। शुष्क रेतीले मैदान की अगर हम बात करें तो यहाँ एक जिला है बाड़मेर। कौन सा जिला, बाड़मेर जिले का ये भाग। इसके अलावा एक जिला है जैसलमेर जिला, साथ में ये उत्तरी जोधपुर, और ये एक जिला है बीकानेर। ये जो सेक्शन है ये सेक्शन आता है शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। बाड़मेर, जैसलमेर, उत्तरी जोधपुर और बीकानेर। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है वो लगभग 0 से 20 सेंटीमीटर होती है, या 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हम इसको बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसके इधर जो है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इधर जो है 25 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। तो शुष्क जलवायु प्रदेश का विस्तार बाड़मेर, जैसलमेर, उत्तरी जोधपुर, बीकानेर जिलों में है। बेसिकली शुष्क रेतीले मैदानी क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु है। यहाँ बहुत ज्यादा वनस्पति नहीं पाई जाती। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। देखो दूसरा सेक्शन हमने पढ़ा है अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। ये जो अर्धशुष्क रेतीला मैदान है इसमें मोस्टली यहाँ श्री गंगानगर, उसके बाद हनुमानगढ़, फिर ये एक जिला है चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, दक्षिणी जोधपुर, पाली, जालोर। ये जो क्षेत्र है ये सारा क्षेत्र अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है
वो 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। क्षेत्र की बात की जाए तो अर्धशुष्क रेतीला मैदान जो है वो इसके अंतर्गत आता है। अर्धशुष्क रेतीले मैदान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये नागौर, ये पाली है, ये जालोर है, दक्षिणी जोधपुर और पूर्वी बाड़मेर, ये पूरा जो सेक्शन है ये अर्धशुष्क रेतीले मैदान के अंतर्गत आता है। या इसके अंतर्गत यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है? अर्धशुष्क जलवायु है। औसत वार्षिक वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। यहाँ शुष्क कांटेदार कंटीली वनस्पतियां पाई जाती है। यहाँ ये लगभग वनस्पति विहीन था, यहाँ कांटेदार वनस्पतियां पाई जाती हैं। तीसरा सेक्शन जो है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, देखो ये एक पर्वतमाला हम पढ़ते हैं, कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के भी 3 पार्ट है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। देखो उत्तरी और मध्य अरावली की अगर मैं आपसे बात करूं, उत्तरी और मध्य अरावली जो ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ हम देख सकते हैं जयपुर है, दौसा है, अजमेर है, टोंक है, भीलवाड़ा, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में औसत वार्षिक वर्षा जो है, यहाँ औसत वर्षा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर। कौन सा भूभाग आता है? उत्तरी और मध्य अरावली वाला सेक्शन मोस्टली इसके अंतर्गत आता है। औसत वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पतझड़ या मिश्रित पतझड़ जो वनस्पति है वो मोस्टली यहाँ देखने को मिलती है। तीसरा सेक्शन है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ये है पूर्वी मैदानी भूभाग। यहाँ हम बात करते हैं पूर्वी मैदानी भूभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ से दौसा का कुछ भूभाग, उसके बाद कुछ टोंक का भूभाग, और ये जो सेक्शन है। साथ में हमने यहाँ अरावली पर्वतमाला का तीसरा पार्ट था, कौन सा पार्ट? दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली को भी हम इसी में शामिल कर लेते हैं। दक्षिणी अरावली का भी ज्यादातर जो पोर्शन है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं इसमें आएगा पूर्वी मैदानी भूभाग और कौन सी अरावली? दक्षिणी अरावली। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन बेसिकली आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखो राजस्थान में हम जानते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। उसके बाद यहाँ बांसवाड़ा है, यहाँ ये डूंगरपुर जिले में भी काफी वर्षा होती है। साथ में माउंट आबू है, बारा है। ये जो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही, ये जो क्षेत्र है हम कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार, मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। साथ में हम कह सकते हैं बांसवाड़ा, साथ में हम कह सकते हैं माउंट आबू, सिरोही। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। यहाँ समाना प्रकार की या सदाबहार प्रकार के वन मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो हम वापस अगर रिपीट करें तो हम कह सकते हैं वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क रेतीले मैदान में विस्तार है, बेसिकली 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दूसरा है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, औसत वार्षिक वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। तीसरा है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, औसत वार्षिक वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश, 60 से 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। और पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, 80 से 120 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। इसमें शुष्क रेतीला मैदान आता है, इसमें अर्ध शुष्क रेतीला मैदान आता है, इसमें उत्तरी और मध्य अरावली आती है, इसमें पूर्वी मैदानी भूभाग और दक्षिणी अरावली आती है, और इसमें दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार के अलावा बांसवाड़ा और माउंट आबू, सिरोही वाला भूभाग आता है। लेकिन दोस्तों इस वर्गीकरण को फिलहाल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कोपेन, थॉर्नवेट और त्रिवार्था का जो वर्गीकरण है वो अक्सर पेपर में पूछा जा रहा है। देखो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। देखो सबसे पहले कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करते हैं। कोपेन जो है, व्लादिमीर कोपेन जो है जर्मनी के एक भूगोलवेत्ता हुए हैं। 1918 ईस्वी में उन्होंने संपूर्ण विश्व की जलवायु को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया। वनस्पति के आधार पर संपूर्ण विश्व की जलवायु को वर्गीकृत किया। और उस जलवायु के संदर्भ में या उस वर्गीकरण के संदर्भ में अगर राजस्थान की जलवायु को देखा जाए तो राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है वो हम कह सकते हैं कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के आधार पर पहला जो पार्ट है, नंबर 1 हम देखते हैं वो है BWHW। देखो BWHW की बात की जाए, वापस में राजस्थान के भौतिक विभाजन की ओर बात करता हूं आपसे। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में हमने डिवाइड किया।
सबसे पहला उत्तरी पश्चिम रेतीला मैदान, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी भूभाग और चौथा है दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार। पहला जो भौतिक प्रदेश है उसको वापस दो भागों में डिवाइड हम करते हैं। नंबर 1 शुष्क रेतीला मैदान और नंबर 2 अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। देखो कोपेन ने पूरे विश्व में इस शुष्क रेतीले मैदानी क्षेत्र में जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 0 से 20 सेंटीमीटर होती हो, उस सेक्शन के लिए काम में लिया कौन से संकेत, BWHW। यहां बहुत ज्यादा वनस्पति नहीं पाई जाती। राजस्थान के संदर्भ में हम कह सकते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश या शुष्क रेतीले मैदान को BWHW के अंतर्गत लेंगे। नंबर 2 हम आपसे बात करें, दूसरा जो सेक्शन है वो है BSHW। BSHW का तात्पर्य है अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। अर्ध शुष्क रेतीला मैदान जो है हम जानते हैं औसत वार्षिक वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। तो राजस्थान का अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश या अर्ध शुष्क रेतीला मैदान जो है BSHW के अंतर्गत आता है। तीसरा जो कोपेन ने बताया वो है CWG। देखो CWG के अंतर्गत कोपेन ने कहा कि भाई यहाँ औसत वर्षा जो है वो 40 से 60 ना होकर कितनी होगी, 40 से 80 होगी। क्योंकि हम जानते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा कितनी है, 40 से 60 सेंटीमीटर है, और आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा कितनी है, 40 से 80 सेंटीमीटर है। ओवरऑल इन दोनों सेक्शनों को एक ही संकेत दिया, CWG। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं, इस लाइन को हम यहां से हटा देते हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भूभाग, इसको ओवरऑल हम बोल देते हैं क्या, CWG। तो सबसे पहले BWHW, सेकंड हुआ BSHW, उसके बाद CWG, उसके बाद लास्ट कोपेन ने कहा चौथा जो पार्ट बताया वो था AW। AW का तात्पर्य औसत वार्षिक वर्षा यहाँ 80 से 120 सेंटीमीटर, जहां सामान्य प्रकार की या सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हों। निश्चित रूप से इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के कौन से सेक्शन में, अति आर्द्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। और यहाँ वापस मैं बात करता हूँ दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, साथ में यहाँ हम देखते हैं किसको, बांसवाड़ा को, और साथ में किसको, माउंट आबू को। तो इसको हम बोल देते हैं AW। तो सबसे पहले BWHW का तात्पर्य हम कह सकते हैं शुष्क रेतीला मैदान, BSHW का तात्पर्य हम कह सकते हैं अर्ध शुष्क रेतीला मैदान, CWG का तात्पर्य कह सकते हैं हम अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भूभाग, और AW की बात कर सकते हैं तो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार, बांसवाड़ा और माउंट आबू वाले भूभाग को। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर, यहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर, यहाँ 40 से 80 सेंटीमीटर, और यहाँ 80 से 120 सेंटीमीटर। ये तो हुई कोपेन के जलवर्गीकरण की बात। दूसरा हम बात करते हैं थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। देखो थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण जो है, थॉर्नवेट ने अपना जो वर्गीकरण दिया वो वनस्पति के साथ साथ वर्षा और तापमान को भी उन्होंने अपने इस वर्गीकरण में आधार माना। तो थॉर्नवेट का जिस प्रकार से कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित था, वनस्पति पर आधारित था। तो थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण वनस्पति के साथ साथ वर्षा की मात्रा और तापमान पर आधारित था। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अगर हम देखते हैं तो इन्होंने भी, या इसके वर्गीकरण के आधार पर भी राजस्थान को कितने भागों में, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट है CAW, उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो था DAW, तीसरा जो पार्ट है वो है DBW, और चौथा जो पार्ट है वो है EAD। देखो पहला पार्ट हम देखते हैं, बहुत ज्यादा वर्षा वाला जो सेक्शन है, अभी मैं बात कर रहा था दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार, बांसवाड़ा, साथ में माउंट आबू। इसको कोपेन ने, इसको थॉर्नवेट ने बोला, या इसको कह सकते हैं पहला पार्ट CAW। यहाँ हम साथ के साथ इसको शिरोही को भी शामिल कर लें, माउंट आबू को भी शामिल कर लें। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो पार्ट ये मध्य राजस्थान और ये पूर्वी राजस्थान है। दूसरा पार्ट इसको बोला था उन्होंने DAW। तीसरा जो पार्ट है वो पार्ट है उत्तरी राजस्थान, इसको बोल देते हैं DBW। और चौथा जो पार्ट है EAD, इसको हम बोल देते हैं
पश्चिमी राजस्थान। तो थॉर्नवेट के जलवर्गीकरण के आधार पर हम देख सकते हैं CAW में आएगा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, साथ में माउंट आबू। दूसरा जो है DAW, इसमें कह सकते हैं हम मध्य राजस्थान, और साथ में कौन सा राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। तीसरा है DBW, इसमें हम कह सकते हैं कौन सा राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। और EAD की अगर हम बात करें तो कौन सा राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का जो भूभाग है वो EAD के अंतर्गत आता है। तो ये दूसरा वर्गीकरण हुआ थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। दोस्तों इसी प्रकार से तीसरा जो वर्गीकरण है उसकी मैं बात करता हूं, वो है ट्रिवार्था का वर्गीकरण। ट्रिवार्था जो है उन्होंने कोपेन के वर्गीकरण को ही संशोधित किया, या कोपेन के वर्गीकरण का संशोधित रूप ही अपने आप में ट्रिवार्था का वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण के लिए इन्होंने वर्षा की मात्रा को क्या बनाया, आधार बनाया। इसके आधार पर भी राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में, 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट है BWH, दूसरा पार्ट है BSH, तीसरा पार्ट है CAW और चौथा पार्ट है AW। देखो राजस्थान का भौतिक विभाजन हम देखते हैं। पहला सेक्शन उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी भूभाग और चौथा है दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार। इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये शुष्क रेतीला मैदान और ये अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। और इसकी हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला, उत्तरी अरावली, ये मध्य अरावली और ये दक्षिण अरावली, पूर्वी मैदानी भूभाग और ये दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार। देखो इस सेक्शन के संदर्भ में हम शब्द काम में ले सकते हैं BWH। देखो कोपेन ने कहा इसको BWHW, यहां कहा गया BWH। कोपेन ने यहाँ स्टेपी प्रकार की जो जलवायु थी, या हम कह सकते हैं या स्टेपी प्रकार की जो वनस्पति पाई जा रही थी, उनके लिए शब्द काम में लिया BSHW, जबकि ट्रिवार्था ने कहा इसको ओनली BSH। तो दोनों में बेसिक अंतर नहीं है, W का अंतर है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भूभाग वाला ये जो सेक्शन है, इसके लिए कोपेन ने CWG शब्द काम में लिया। ट्रिवार्था कह रहे हैं कि ये CAW है, ठीक है। और लास्ट हम बात कर रहे हैं, कोपेन ने लास्ट जो अति आर्द्र वाला सेक्शन था इसके लिए AW काम में लिया। यहाँ ट्रिवार्था भी इसके लिए क्या काम में ले रहे हैं, AW काम में लिया। तो इस प्रकार से ट्रिवार्था का जो वर्गीकरण है ये बहुत ज्यादा विश्वसनीय वर्गीकरण नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से जलवायु वाला चैप्टर लगभग हमारा क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में आपको बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लेके आऊंगा। निश्चित रूप से आप पहले इस चैप्टर को, इन दोनों सेक्शंस को बेहतरीन तरीके से देखें, एनालाइज करें, उसके बाद ही आप आने वाले वीडियो के जो क्वेश्चन हैं उनको प्रॉपर वे में समझ पाएंगे, उनका आंसर दे पाएंगे। इसी प्रकार से आप यूट्यूब चैनल पर, मेरे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आगामी वीडियोज के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आगामी वीडियोज की सूचना आपको अवेलेबल मिल सके। धन्यवाद।